हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जीएस सेक्शन के संदर्भ में बहुत सारी बातों की चर्चा की और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस सेक्शन में 4 टॉपिक्स को इसने दिया है, 4 चैप्टर कहिए या सब्जेक्ट कहिए को इसने दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया है। और मॉडर्न इंडिया में जिस खंड को सिलेबस में डाला गया है वह राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है। वैसे भी जीएस के सेक्शन में नेशनल मूवमेंट एवरग्रीन टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सेक्टर से कवर किए जाते हैं। तो हम लोग आज इसके एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे, क्योंकि इतने कम समय में, जैसा कि मैं बार बार इस बात को बोलता रहा हूँ कि इतने कम समय में वैज्ञानिक तैयारी करने के लिए आपको उचित रणनीति तो अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब व्यापक विषय है, इसकी गहराई बहुत अधिक है, इसका विस्तार बहुत अधिक है। तो इसमें से किस चीज़ को चुनें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस हमारा बने, मैक्सिमम क्वेश्चंस के एरिया हमारे कवर हों। तो इसके लिए बहुत ही अनुभव और एक्सपर्टेंसी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए आपका एक ही आधार होता है कि अगर आप विभिन्न वर्षों के प्रश्न को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके पास इसका अनुभव आएगा कि किस किस टॉपिक को पढ़ लिया जाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम बना सकें, बनाने में सक्षम हों। तो हम लोग आज मॉडर्न इंडिया के राष्ट्रीय आंदोलन कालखंड के संदर्भ में चर्चा करेंगे और हर इस टॉपिक की चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न मैक्सिमम आते हैं। एक एक करके हर कंटेंट की हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका कालखंड क्या है। तो ध्यान रखें कि भारत जो गुलाम हुआ तो भारत की गुलामी का कालखंड है 1757 से 1947 तक। कुल 190 वर्षों तक भारत गुलाम रहा और 1757 में प्लासी युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को गुलाम बना लिया और यहीं से गुलामी के नींव की शुरुआत हुई। इसके बाद 1757 से लेकर 1857 तक या 1856 तक लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतती रही। जैसे बंगाल के बाद बक्सर का युद्ध लड़ा, लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। दक्षिण भारत गया तो मैसूर के युद्ध में ये हैदर अली को और टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया, मैसूर के राज्य को जीत लिया, मराठों को जीत लिया, सिख को जीत लिया, येन केन प्रकारेण लगभग पूरे भारत को जीत लिया इसने। और बहुत सारी नीतियों का सहारा लेकर के पूरे भारत के बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया। तो 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर या भारत के अधिकांश क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। और जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। तो भारत का वह क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हो गया उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। और हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ठीक 100वें वर्ष में भारतीयों द्वारा कंपनी के अत्याचार के विरुद्ध पहली बार व्यापक आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसे भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति भारतीयों द्वारा औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला जबरदस्त आक्रोश था। और इसके बाद लगातार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों ने आक्रोश को व्यक्त किया तब तक जब तक कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर नहीं चले गए। तो 1857 के बाद प्रतिरोध आरंभ तो हो गया, अंग्रेजी शासन का व्यापक विरोध तो शुरू हो गया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यहाँ से नहीं मानी जाती है,
क्योंकि हमारे भारत में राष्ट्रीयता की जो शुरुआत है, तो राष्ट्रीयता की शुरुआत मानी जाती है 1885 ईस्वी से, जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारत की पहली अखिल भारतीय पार्टी थी, जिसने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकीकृत किया, पूरे भारत के लिए एक राजनीतिक मंच को उपलब्ध कराया। और इसी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीयता का विकास भी हुआ, और इसी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या आज़ादी की लड़ाई भी वास्तव में लड़े गए। तो वस्तुतः 1885 से लेकर 1947 तक के काल को कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का काल। अब इस पूरे 1885 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है, और इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडा के नीचे ही हुआ। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडा तले या उसके बैनर के नीचे हुआ, लेकिन ध्यान रहे कि अलग अलग काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व अलग अलग समूहों के पास रहा। इसीलिए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को 3 कालखंड में बांट के देखा जाता है, जिसमें सबसे पहला है उदारवादी युग। उदारवादी युग जो 1885 से लेकर के 1905 तक का है, और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में उदारवादियों का ही योगदान था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब उदारवादी लीडर थे, और इन्हीं के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आरंभ में कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता उदारवादी ही थे, और 1885 से लेकर 1905 तक ऑलमोस्ट कांग्रेस का लीडरशिप उदारवादी नेताओं के हाथ में ही रहा है। इसीलिए इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला कालखंड और उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उदारवादियों पर से लोगों के विश्वास को ख़त्म कर दिया, और यह घटना थी बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन हो जाने पर उदारवादियों के हाथ से इस प्रकार की राजनीतिक परिवर्तन हुई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कि उदारवादियों पर से लोगों का विश्वास हट गया, और कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ से निकल करके क्रांतिकारी नेताओं के हाथ में आ गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा कालखंड है, इसको कहा जाता है क्रांतिकारी युग, और यह 1905 से 1919 तक का काल है। और इस दौरान मुख्य रूप से क्रांतिकारियों के नेतृत्व में ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया गया। इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि 1916 में गांधी भारत आ गए, साउथ अफ्रीका से फाइनल, लेकिन भारत की राजनीति में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। भारत की राजनीति में वास्तविक प्रवेश जो हुआ है इनका, जहाँ से ये बहुत अधिक सक्रिय हुए हैं, ये 1920 से हुए हैं, लेकिन 1919 से ही इनकी गतिविधि बढ़नी आरंभ हो गई है, और उसके बाद कांग्रेस पर पूरी पकड़ इन्हीं की हो गई। तो 1919 से लेकर 1947 तक लगातार कांग्रेस के कर्ता धर्ता या मुख्य नेतृत्वकर्ता गांधी थे। इसीलिए तीसरा जो कालखंड है राष्ट्रीय आंदोलन का, इसको कहा जाता है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग जो 1919 से लेकर के 1947 तक का काल है। तो पहला तो हमारा इसी में प्रश्न है कि राष्ट्र, सबसे पहली बात देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब तक आप गंभीरता से किसी बात को समझेंगे नहीं, तैयारी कैसे कर पाएंगे। फोकस देना एक अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग आजकल पढ़ाने का स्टाइल देख रहे हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाइए, लेकिन तथ्य तो बच्चों को बताइए। तो जब तक तथ्य का ज्ञान नहीं हो,
आप वास्तविक तैयारी, वैज्ञानिक तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों कालखंड में अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का काल है। इन तीनों कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो लड़ा गया, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले ही लड़ा गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अलग अलग कालखंड में अलग अलग समूहों के पास रहा। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन को 3 युग में बांट के देखा जाता है। उदारवादी युग 1885 से 1905, क्रांतिकारी युग, हालांकि कभी कभी इसको आतंकवादी युग भी कह दिया जाता है, लेकिन इसको क्रांतिकारी युग माने, और 1905 से 1919। और जब गांधी बाबा आ गए तो गांधी बाबा को छोड़कर किसी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं जा सका, और आजीवन जब तक ये जीवित रहे 1948 तक कांग्रेस का नेतृत्व अपने ही हाथ में रखा। और अंतिम जो काल है राष्ट्रीय आंदोलन का, ये गांधीवादी युग कहलाता है, जो 1947 तक है। और इस काल के यह भी एक प्रश्न ही है। तो इन तीनों कालखंड में आखिर किन घटनाओं को पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों को फोकस किया जाए, ताकि मैक्सिमम हमारे सवाल बने। चूँकि ये बहुत लंबा और व्यापक काल है, तो इसमें कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनको अगर ठीक ढंग से पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से मॉडर्न इंडिया से नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को बच्चे बना सकते हैं, लेकिन इसको ठीक ढंग से पढ़ा जाए। और जैसा कि आयोग के अध्यक्ष भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस प्रकार का अध्यक्ष मेरी जानकारी में इतना कोऑपरेटिव, एक्चुअली अच्छे कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ हमेशा कोऑपरेटिव होते हैं, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं, और सही तैयारी का तरीका और सही रणनीति ये बताते हैं। तो अभी जो हमारा आयोग है, यह छात्रों के लिए बड़ा ही, ये प्रतियोगियों के लिए बड़ा ही कोऑपरेटिव है। इनके चेयरमैन जो हैं बड़ी सहजता से हर बात को स्पष्ट ढंग से बताते हैं। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चीज़ों को बताया, और इन्होंने बताया कि देखिए, शिक्षक परीक्षा होगी तो शिक्षक की बदनामी तो बिहार में काफ़ी हो गई है, तो गुणवत्तापूर्ण परीक्षा तो हो गई ही, प्रश्न का स्तर होगा ही, लेकिन ये यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन स्तर बहुत कम भी नहीं रहेगा। इनडायरेक्टली इन्होंने कह दिया कि प्रश्न का स्तर स्टैंडर्ड रहेंगे, और बिहार बोर्ड चूँकि स्टेट लेवल का है, तो बिहार बोर्ड में जो सिलेबस प्रचलित है, जो टीचर्स को पढ़ाना है, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार बोर्ड का सिलेबस हूबहू एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो आप किन किन टॉपिक्स को चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए हम लोग कंटेंट की चर्चा करते हैं कि किस किस चीज़ को पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले ये 3 कालखंड में तो हम लोग चर्चा करेंगे, और हम भी जब अपने बैच में पढ़ाएंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को प्रमुखता से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है, जिनमें सबसे पहले तो ये तीनों कालखंड आपका है। और इसमें जिन जिन कंटेंट, जो टॉपिक आप पढ़ें, जो टॉपिक आप पढ़ें कंटेंट्स में, सबसे पहले तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य और इसके कुछ प्रमुख अधिवेशनों के माध्यम के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के एकदम शॉर्ट में, राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे भारत में, ये आपको पढ़ लेना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की क्या भूमिका रही। इसमें तार्किक और तथ्यात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या योगदान रहा और कौन कौन उदारवादी नेता द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए गए। इसके बाद एक टॉपिक आप देख लें,
स्वदेशी तथा बहिष्कार, जिसकी शुरुआत उदारवादियों के नेतृत्व में, हालांकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार एक मुख्य कार्यक्रम रहा, लेकिन इसकी शुरुआत मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के बाद हुई थी। तो स्वदेशी और बहिष्कार को पढ़ना होगा। इसके बाद आप बंगाल विभाजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो बंगाल विभाजन को आप पढ़ लें, बंगाल विभाजन को पढ़ लें। इसके अलावा एक और चीज़ पर है, क्रांतिकारी, जो टॉपिक दिए हुए हैं बिहार बोर्ड में और एनसीईआरटी में, हमेशा याद रखिए। अभी हमने कहा कि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते रहते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक मॉडर्न ढंग से किसी चीज़ को बताने के चक्कर में, जैसे मॉडर्न स्टाइल में पढ़ाई हमेशा ओरिजिनल होता है, एक फोकस नए ढंग से बताने के चक्कर में मुख्य बातों को नहीं बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ बच्चों को ध्यान देना होगा, और एक हाईलाइट करने के व्यू से कुछ से कुछ ऐसा करने से क्या होगा, टारगेट गड़बड़ाएगा आपका। प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान दें। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का, जो क्रांतिकारियों का मुद्दा था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, इस पर भी फोकस करें। जो टॉपिक बीटीबीसी दे रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना होगा। इसके बाद सांप्रदायिकता का विकास, आप सभी जानते हैं कि सांप्रदायिकता का विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। सांप्रदायिकता का विकास अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच जो तनाव की भावना बढ़ी, जिसकी अंतिम परिणति पाकिस्तान के रूप में देखा गया, भारत के विभाजन के रूप में देखा गया। तो इसमें मुख्य पॉइंट कि भारत में क्रांतिकारी सांप्रदायिकता के विकास के पीछे क्या कारण था। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कांग्रेस के विरोध में हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो कांग्रेस के विरोध में हुई थी। इसके बाद आप सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के 2-3 अधिवेशन इस काल में, प्रथम काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। सूरत अधिवेशन के बारे में आप जानकारी रखें। सूरत अधिवेशन के बाद आप जानकारी रखें 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन ध्यान में रखें। इसके बाद आप ध्यान में रखें, लखनऊ अधिवेशन के बाद आप ध्यान में रखें आपको 1917 का होम रूल 1916-17 का होम रूल आंदोलन, जो बहुत ही प्रमुखता से पूछे जाते हैं। इसके बाद आप ध्यान में रखें 1909 का अधिनियम तथा 1919 का अधिनियम। तो टॉपिक्स में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन तक में उदारवादियों की भूमिका, स्वदेशी तथा बहिष्कार, बंगाल विभाजन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, सांप्रदायिकता का विकास, मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1917 का होम रूल, 1909 तथा 1919 का अधिनियम। बहुत ही प्रमुख घटनाएं हैं जहां से मैक्सिमम सवाल हमारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें आप आगे याद रखें रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, एकदम इस टॉपिक को ढंग से अगर पढ़ लीजिए तो आपके जितने भी एम हैं वो फुलफिल होंगे, आपका पर्पस सॉल्व होगा। और अवैज्ञानिक ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो संभवतः दिक्कत होगी। और ओरिजिनल एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड
से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बनेगा। रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद अब गांधी का आगमन हो चुका है, तो गांधी के संदर्भ में आप गांधी तथा सत्याग्रह, गांधी तथा सत्याग्रह, और गांधी तथा सत्याग्रह में गांधी का 3 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, और इसके बाद गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधी के नेतृत्व में 3 क्षेत्रीय सत्याग्रह हुए, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, और इन तीनों पर मैंने मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे टॉपिक पर मैंने अच्छा वीडियो जारी किया है, जिसका लिंक आप ले सकते हैं। बीपीएससी विद्यापीठ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और सभी परीक्षोपयोगी सामग्रियों को मैंने इसमें बताया है। उल जलूल एक भी सामग्री नहीं है, ना ही कहीं बच्चे को बरगलाने का प्रयास किया गया है। टू द पॉइंट, साइंटिफिकली एंड टोटली एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट को डाला गया है, जैसा कि गांधी और सत्याग्रह में। और गांधी के नेतृत्व में 3 राष्ट्रीय आंदोलन चले। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी तथा सत्याग्रह, गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन, ये कॉमन टॉपिक है। इसके बाद इस काल की बहुत सारी घटनाओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे आपको साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन तथा कैबिनेट मिशन, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये सब टॉपिक्स रामबाण का काम करेगा, इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद आप ध्यान रखें नेहरू रिपोर्ट तथा लाहौर कांग्रेस, एक चीज़ भूल गए हैं, माफ़ कीजिएगा, स्वराज दल जो असहयोग आंदोलन के बाद गठित हुआ था, स्वराज दल को जरूर देख लें। चित्तरंजन दास वाली, मोतीलाल नेहरू वाली जरूर देख लें। होम रूल के बारे में बता दिए हैं। तो स्वराज दल, नेहरू रिपोर्ट तथा लाहौर कांग्रेस, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन और कांग्रेस का हरिपुरा तथा त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को मात दे दिया था, ये काफ़ी चर्चित है। इसके बाद आप देखें गोलमेज सम्मेलन, और इसी में देखें पूना पैक्ट, क्योंकि बच्चा लोग आपको पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और आप हर बार के प्रश्न कहा ना कि ये पढ़ाना एक एक्सपर्टेंसी की चीज़ है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हमको पढ़ना क्या और किस किस कंटेंट को प्राइमेसी देनी है। यूं ही सीधे मॉडर्न इंडिया उठा ली और कहीं से कहीं पढ़ने लगे तो उतनी अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। और कंटेंट के साथ अगर आप एक चीज़ को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और इसके लिए जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस पर मैं पढ़ाऊँगा भी। मेरा बैच भी स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद मेरा बैच स्टार्ट होगा। और हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न नेशनल मूवमेंट को बताने के बाद मैं ज्योग्राफी के बारे में भी आपको बताऊंगा और साइंस के भी बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ें। तो इतना गोलमेज सम्मेलन तथा पूना पैक्ट को पढ़ें। इसके बाद ध्यान रखें आप 1935 के अधिनियम को जरूर पढ़ें। तो 3 अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज,
आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ें। इसके बाद आप अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ें। और लास्ट में माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ें। तो मेरा विश्वास है कि जितने कंटेंट्स को मैंने आपको बता दिया है, अगर ये कंटेंट है, एक टॉपिक का नाम है जिसमें से आपको पढ़ना है। अब इनमें से किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, आप स्तरीय सामग्री उठाएं हमेशा। अभी आपके पास 3 महीना टाइम होगा। आयोग का अध्यक्ष साहब ने कहा है अभी हाल ही में इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 3 महीना का टाइम लगेगा बच्चों को देंगे। कहा वो बहुत कोऑपरेटिव है और ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन पढ़ाई की रणनीति यदि आपकी वैज्ञानिक हो तो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अभी चूँकि बेरोजगारी का दौर है, जहाँ इस प्रकार की वैकेंसी आती है तो धड़ल्ले कोचिंग खुल जाते हैं। लेकिन सावधान रहें, गुणवत्ता को ध्यान में रखें। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये हमेशा ध्यान में रखें। और गुणवत्ता को ध्यान में रख के सही कंटेंट को सही ढंग से पढ़ के सही प्रश्न को बना करके कम समय में आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और आज हमने मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड नेशनल मूवमेंट कंटेंट, नेशनल मूवमेंट कालखंड के सभी टॉपिक्स की चर्चा की। इतने टॉपिक्स को पढ़ लेने पर आपका पर्पस सॉल्व होगा। और फिर अगली वीडियो में मैं अगले विषय से संबंधित, जो शिक्षक भर्ती से ही संबंधित होगा, उसके वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बच्चों को शेयर करें। और जब बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, तो आप उस पर विचार करें। अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन करके लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।